तो आज हम लोग टुडे वी आर हैविंग ए डिस्कशन ऑन एपोप्टोसिस. ओके, सो आई होप यू आर फेमिलियर विद दिस टर्म एपोप्टोसिस. हैव यू हर्ड द टर्म बिफोर? ओके, सो वी विल हैव ए discussion about this topic, apoptosis, and it's important for your exams. It will come as a short note in your exam. So from the name itself, apoptosis, we can have a good definition as a programmed cell death. Okay, so the very first term, program. So what do you mean by program, or what do you understand by the program? Like cell death, it's a common thing, death, but what actually does it mean, that programmed cell death? What do you have a basic idea about a programmed cell death? पहला नाम सुन के दिमाग में क्या आ रहा है? क्या हो सकता है ये? क्या हो सकता है? Anyone? Certain amount पर है? ठीक है. तो there are other ways of cell destruction like necrosis, autophagy. Then here the programmed cell death means, like from the word programmed, it's like a programming. Like it have a specific way, it have a specific type. So have you seen that they have made a very good plan for their robbery plan? Yeah, they just didn't go to a bank and ऐसे ही जाके नहीं लूट लिया. पहले वो लोग प्लान बनाया कि हम कैसे कैसे उसको एग्जीक्यूट करेंगे. तो सेम एपोप्टोसिस भी वैसा ही है. एपोप्टोसिस इज लाइक द प्रोफेसर. ओके, प्रोफेसर ऑफ मनी हिस्ट. सो ये एक ऐसा है कि इसमें सब प्रोग्राम्ड है. लाइक फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप, अगर इस प्लान पे कोई चेंज हुआ तो क्या होगा. ठीक है, एक नॉर्मल प्रोसेस चल रहा है, जैसे कि सेल कोई इमॉर्टल सेल तो नहीं है हम लोग के बॉडी में. हम लोग का बॉडी का हर एक सेल एक ना एक टाइम के बाद उसका डेथ होना कॉन्फर्म है. तो वो सेल कैसे डेथ होगा, अगर उसके पहले उसमें कोई एक्सटर्नल या इंटरनल अगर कुछ चेंजेस आया तो वो कैसे डेथ होगा, कैसे उसका डिसइंटीग्रेशन होगा, वो सब एक प्रोग्राम होता है. तो उसे कहते हैं हम एपोप्टोसिस. ओके, सो एपोप्टोसिस इज ए फॉर्म ऑफ प्रोग्राम्ड सेल डेथ क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग टिश्यू हेमोस्टेसिस एंड डेवलपमेंट. It is genetically regulated, energy dependent process, eliminating unwanted or damaged cell. तो एक टर्म जो है क्या, it is genetically regulated. अगर किसी चीज़ को प्रोग्राम होना है तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, वो genetically regulated हो, because genes control the functions of our body. ठीक है, तो वो जेनेटिकली रेगुलेटेड होना चाहिए. एनर्जी डिपेंडेंट, ऑब्वियसली इट विल बी एनर्जी डिपेंडेंट. प्रोसेस एलिमिनेटिंग द अनवांटेड और डैमेज सेल. अगर कोई सेल हम लोग के बॉडी में इंपॉर्टेंट नहीं है तो हमें वो नहीं चाहिए, तो हमें उसको हमारे बॉडी से निकालना है. तो वो कौन करेगा? एपोप्टोसिस करेगा. फिर डैमेज सेल, अगर कोई सेल डैमेज हो गया है तो वो भी कौन करेगा? एपोप्टोसिस. या फिर हार्मफुल सेल्स, अगर हमारे बॉडी में कोई ऐसा सेल है जो बॉडी के लिए हार्मफुल है तो उसको भी कौन एलिमिनेट करेगा? वो है एपोप्टोसिस. सो एपोप्टोसिस इज लाइक द जॉन विक. एपोप्टोसिस इज द जॉन विक ऑफ आवर बॉडी. ओके, लाइक देखो एपोप्टोसिस के बारे में हर कोई ना कोई बुक में तुम लोग को मिल जाएगा. ठीक है, एंड मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इस लेक्चर से थोड़ा समझ के जाओ, ताकि जब घर में जाके पढ़ो तो अच्छा हाँ दिमाग में एक ब्लूप्रिंट आए कि ऐसा ऐसा होता है, और एग्जाम में लिख सको और समझने में और याद रखने में आसानी हो. ठीक है, बाकी एपोप्टोसिस के बारे में बुक में बहुत लिखा है, बट मैं पढ़ के या फिर मैं व्हाइल आई वाज ए स्टूडेंट, जो मैं पढ़ा कैसे पढ़ा, ठीक है, ताकि वो आसानी हो समझने में कि एक्चुअली वो चीज़ क्या है. इट्स ए वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग. ओके, बुक में बहुत कॉम्प्लेक्स से लिखा हुआ है. तो एक सिंपल, लाइक आई हैव प्रिपेयर्ड इट इन ए वेरी सिंपल वे. सो आई होप तुम लोगों को भी सिंपल लगे, और अगर कहीं पे प्रॉब्लम हो तो मेरे को बोलना. ठीक है, तो एपोप्टोसिस हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ. और क्या है ये है जीन रेगुलेटेड. ओके, जीन रेगुलेटेड. तो अगर कोई चीज़ जीन रेगुलेटेड होता है, जैसे कि हम लोगों का जो बॉडी का जो रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन, ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा है ना 11-12 में डीएनए ट्रांसलेशन. तो अगर ट्रांसलेशन में क्या होता है, जीन उसको कंट्रोल करता है. तो अगर जीन ट्रांसलेट करता है तो जीन ट्रांसलेट करके किस में करता है? जीन ट्रांसलेटेड इनटू व्हाट? प्रोटीन. सो प्रोटीन, वेरी गुड. तो जीन अगर है तो इसका क्या आएगा? इसका आएगा एक प्रोटीन. ठीक है, तो आई होप अभी तुम लोग का कार्बोहाइड्रेट, बायोकेम में कार्बोहाइड्रेट चल रहा है ना. कार्बोहाइड्रेट हो गया, एंजाइम, प्रोटीन स्टार्ट हुआ. तो हाँ, तो अगर प्रोटीन है तो इसका मतलब आएगा क्या? एंजाइम्स आएगा, क्योंकि एंजाइम्स आर व्हाट? एंजाइम्स आर प्रोटीन. ठीक है, तो अगर जीन है तो जीन के साथ प्रोटीन भी होगा, प्रोटीन के साथ एंजाइम्स भी होगा. तो एपोप्टोसिस ये तीन चीज़ें उसको मेनली कंट्रोल करता है. ठीक है, तो जीन्स, अब कौन सा जीन्स? देखो एपोप्टोसिस में 3 टाइप ऑफ जीन्स इंपॉर्टेंट है. मेनली 2 टाइप्स होता है. एक होता है प्रो एपोप्टोटिक जीन्स, एक होता है एंटी एपोप्टोटिक जीन्स,
और एक होता है सेंसस। ठीक है, तो नाम से ही हमें इसका थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाता है। प्रो एपोप्टोटिक, एपोप्टोटिक इज टी टी टी, सो प्रो एपोप्टोटिक। तो प्रो मीन्स व्हाट? प्रो सपोर्टर। ओके, like pro supporter, like someone is pro supporter of Barcelona means what? He will always say for the Barcelona, or if someone is supporter of CSK or Mumbai Indians, they will support for CSK no matter what. So they are the pro apoptotic means they will support apoptosis. Okay, when they will get activated, they will always do apoptosis, they will always lead their way to the apoptosis. Anti apoptotic genes means they are preventing from a cell getting disintegrated or destroyed. Understand? And sensors means they are like the balancers, like, okay, we will maintain a balance between the pro-apoptotic and anti-apoptotic genes. Okay, so examples of pro-apoptotic genes are like P53, BAC, BAK, and BAX gene. Okay, these are all our gene. Okay, these are all our genes. Okay, what are the example? P53, BAC, BAK, and BAX. Anti-apoptotic genes means example BCL2, BCLXL, and MCL1. And sensors, you can we have a simple example, Puma and BED. There are others like BEAD, BEAM. Okay, तो ये कुछ जीन्स है जो तुम लोगों को याद रखना है। और लाइक इसका तो याद रखना, देखो प्रो एपोप्टोटिक, P53 एंड ऑल this sounds similar like BAC, BAC, BAK. Okay, so and BAX, so ये थोड़ा सा याद रखना है। एंटी एपोप्टोटिक जीन्स के लिए देखो मैं ये यूज करता था। देखो एंटी एपोप्टोटिक जीन्स मीन्स इट विल लोअर एपोप्टोसिस, सो हियर इज ए सिंपल लेटर इन एवरी gene like L, so you can use it like L for low, L for anti-apoptotic genes, or L for love, love lowers everything, so anti-apoptotic genes. Okay, and sensors means Puma, BED, BID. Puma, very familiar brand, so you will, I hope you will remember that. So इतना तक क्लियर है ना? किसी को कोई प्रॉब्लम है कहीं पे? लाइक ये याद रखना है, ठीक है, ये तीन याद रखना है। उसके बाद आएगा मैकेनिज्म की एपोप्टोसिस कैसे होता है। सो गया ना सबका? कौन सा? हाँ, MCL1, MCL1, ठीक है। याद रखना BCL2, देख BCL, ये दो नाम याद रख दे, BCL2 और BCLXL, ठीक है। दिस BEAD एंड BEAM, BEAD BID एंड BIM, ये याद रखो। एटलीस्ट दो नाम लिखो, पुमा और BED। पुमा तो याद रहेगा, BED। सो हम लोगों ने पढ़ लिया कि क्या क्या जीन्स एपोप्टोसिस करता है। अब जीन के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है प्रोटीन और एंजाइम्स। तो वो एंजाइम्स कैसे सीक्रेट होता है, ठीक है। तो एपोप्टोसिस होने का दो पाथवे होता है, एक होता है इंट्रिंसिक और एक होता है एक्सट्रिंसिक। तो फ्रॉम द नेम इट सजेस्ट इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। समझ में आ रहा है कि इंट्रिंसिक मतलब अंदर का कुछ होगा, एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर का कुछ होगा। अंदर का कोई चीज़ अगर होम्योस्टेसिस को चेंज करेगा या फिर उसको ट्रिगर करेगा तो वो इंट्रिंसिक पाथवे को एक्टिवेट करेगा, और एक्सट्रिंसिक पाथवे मतलब बाहर से अगर कुछ हुआ तो बाहर से करेगा। तो सिंपल चीज़ पहले हम लोग ये समझते हैं, जैसे कि ये है क्या हम लोग का माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट क्या हम लोगों ने पढ़ा था ना ETC में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, साइटोक्रोम C। कैन एनीवन टेल व्हाट इज द वाई साइटोक्रोम C इज इम्पोर्टेंट? हाँ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, ठीक है। ATP, माइटोकॉन्ड्रिया द पावर हाउस ऑफ द सेल, इससे हमें ATP मिलेगा। मतलब क्या, साइटोक्रोम C हमारे बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अगर हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोक्रोम C को निकाल दिया तो क्या माइटोकॉन्ड्रिया बचेगा? नहीं बचेगा। अब साइटोक्रोम C निकलेगा कैसे, ये है इंपॉर्टेंट। तो साइटोक्रोम C, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन, इसमें साइटोक्रोम C है। साइटोक्रोम C को प्रिवेंट करता है, हम लोगों ने पढ़ा था ना एंटी एपोप्टोटिक जीन्स, उसमें है एक है BCL2, पढ़ा था ना हम लोगों ने BCL2। BCL2 साइटोक्रोम C को निकलने नहीं देता है, बोलता है कि नहीं तुम्हारा काम है तुम रहो, ठीक है। और BCL2 को कौन मेंटेन करता है? BCL2 को मेंटेन करता है एक है ग्रोथ फैक्टर। सपोज कोई ग्रोथ फैक्टर, ठीक है। एक सिंपल सोच लो कि कोई ऐसा हमारे बॉडी में एक एंजाइम्स या फिर कोई एक चीज है जो उसको बोलता है कि तुम्हें उसको अंदर रोक के रखना है, ठीक है।
जब ये हो जाता है एब्सेंट, जब ये नहीं रहता है, ठीक है, जब इसका मतलब सोचो ये कम सिंथेसिस हुआ या फिर इसने अपना फंक्शन नहीं किया, तो BCl2 अपना काम भूल जाता है. सो इट्स लाइक पेरेंट्स एंड इट्स लाइक यू. योर पेरेंट इज सेइंग यू हैव टू स्टडी स्टडी स्टडी, सो यू आर स्टडिंग. योर पेरेंट इज सेइंग डोंट स्टडी, तुम्हारा पेरेंट्स भूल गया तो तुम लोग नहीं पढ़ोगे. सिंपल है, हम सबके लिए सेम ही है लॉजिक. ठीक है, तो अब ये नहीं रहा तो BCl2 अब क्या है, अभी काम नहीं करेगा. अब BCl2 काम नहीं करेगा, अभी इधर पे कौन आएगा, अभी इधर पे आएगा हमारा प्रो एपोप्टोटिक जीन्स, जैसे कि बैक्स. ये क्या था, प्रो एपोप्टोटिक जीन्स था, मतलब क्या, ये एपोप्टोसिस को प्रोमोट करेगा. ठीक है, तो अब आ गया कौन, बैक्स. पेरेंट्स ने, ये तुम हो, पेरेंट्स ने लाइक दे स्टॉप टॉकिंग, लाइक दे स्टॉप कमांडिंग योर देश, तुमको कुछ नहीं बोला. अब आएगा कौन, दोस्त. अब दोस्त आके क्या बोलेगा, चलो निकलते हैं. ठीक है, चलो घूमने निकलते हैं. दोस्त आके क्या करेगा, दोस्त आके फिर साइटोक्रोम C को माइटोकॉन्ड्रिया से क्या कर देगा, निकाल देगा. जब माइटोकॉन्ड्रिया से इसको निकाल दिया तो अब क्या है, अब ये जाके अब ये इन दोनों पाथवे को एक्टिवेट करेगा. ठीक है, इतना तक समझ में आया, अंडरस्टूड ना. किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई ऐसा है जो समझ में नहीं आ रहा है. आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल इट एज अ स्टोरी, ताकि जब बुक में पढ़ो तो लगे हाँ चलो. ठीक है, इतना तक समझ में आया कि BCl2 पहले उसको प्रिवेंट करके रख रहा था, ये पेरेंट्स तुमको अभी तक रोक रहा था. अब पेरेंट्स नहीं रहे तो अब आएगा कौन, दोस्त. दोस्त आके तुमको घर से निकाल दिया. ठीक है, साइटोक्रोम C. अब जाएगा इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे पर. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंट्रिंसिक पाथवे. ठीक है, तो यहाँ पे आ गया साइटोक्रोम C, वो निकल गया साइटोक्रोम C माइटोकॉन्ड्रिया से. फिर वो जाके क्या करेगा, वो जाके एक्टिवेट करेगा एपोप्टोसिस एक्टिवेशन फैक्टर. वो जाके किसको एक्टिवेट करेगा, एपोप्टोसिस एक्टिवेशन फैक्टर. ठीक है, अब एपोप्टोसिस एक्टिवेशन फैक्टर वो बनाएगा एपोप्टोसोम हेक्सामर. ये नाम याद भी नहीं रहे तो एटलीस्ट इसको याद रखो, एपोप्टोसिस एक्टिवेशन फैक्टर. साइटोक्रोम C वो माइटोकॉन्ड्रिया से निकल गया, अब वो एपोप्टोसिस एक्टिवेशन फैक्टर बनाएगा. ठीक है, एपोप्टोसिस एक्टिवेशन फैक्टर को इंड्यूस करेगा या फिर सोचो उसको ट्रिगर करेगा. अब ये दोनों मिलके क्या करेंगे, ये दोनों मिलके बनाएंगे अब हमारा जो इंपॉर्टेंट है एंजाइम्स. ठीक है, इसे कहते हैं कैस्पाइस. कैस्पेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एपोप्टोसिस. बिना कैस्पेस के एपोप्टोसिस नहीं होगा. अब कैस्पेसिस में भी दो टाइप का होता है, एक होता है इनिशिएटिंग कैस्पेस और एक होता है एग्जीक्यूशनरी कैस्पेस. देखो नाम से पता चलता है, इनिशिएटिंग कैस्पेस मतलब वो इनिशिएट करेगा और एग्जीक्यूशनरी कैस्पेस मतलब वो एग्जीक्यूट करेगा. ठीक है, जैसे कि हम लोग कहा थे, ये दोस्त आया, दोस्त तुमको निकाल दिया, ऐसे दोस्त तुमको घर से निकाल दिया. अब तुम लोग बहुत सारे दोस्त मिल गए हो, अब प्लान बनाया, ये लोग ने प्लान बनाया, ये लोग उस प्लान को एग्जीक्यूट करेगा कि तुम लोग कहाँ घूमने जाओगे. ठीक है, क्लियर है, समझ में आया. ठीक है, तो अब इनिशिएटिंग कैस्पेस और एक्सट्रिंसिक पाथवे पे भी अलग है, लेकिन हमें बस नाम जानना है कि इनिशिएटिंग कैस्पेस क्या होता है. हमेशा याद रखना, इनिशिएटिंग कैस्पेस इंट्रिंसिक में 9 होता है, एग्जीक्यूशनरी कैस्पेस 3, 6 और 7 होता है. ठीक है, ये याद रखना, 9 इनिशिएटिंग कैस्पेस, 9 इंट्रिंसिक पाथवे होता है इनिशिएटिंग कैस्पेस. ठीक है, इनिशिएटिंग कैस्पेस फिर एग्जीक्यूशनरी कैस्पेस को सिग्नल देता है, फिर एग्जीक्यूशनरी कैस्पेस फिर ये दो एंजाइम्स को रिलीज करता है, एंडोन्यूक्लियस प्रोटेज. फिर ये दोनों जाके सेल को डिसइंटीग्रेट करता है, या फिर मतलब न्यूक्लियस को डैमेज करता है, प्रोटीज बाकी सेल को. हाँ, ये जाके बाकी ये न्यूक्लियस को और ये जाके सेल मेम्ब्रेन, सेल स्ट्रक्चर, इसको वो फ्रेगमेंट या फिर डिसइंटीग्रेट करता है. तो एंडोन्यूक्लियस प्रोटीज. ओके, सो इंपॉर्टेंट कहा था कि एपोप्टोसिस, क्या याद रखना है हमें, इनिशिएटिंग कैस्पेस 9, एग्जीक्यूशनरी कैस्पेस में होता है 3, 6, 7. ये हो गया इंट्रिंसिक पाथवे. ठीक है, एपोप्टोसोम हेक्सामर इज लाइक एपोप्टोसिस एक्टिवेशन फैक्टर बहुत सारे होते हैं. जैसे कि ये एक्चुअली क्या होता है ना, ये जैसे कि सोचो एक रिसेप्टर लाइगेंड है, वो दोनों एक साथ मिल गए, फिर वो दोनों एक साथ मिलकर बहुत सारे मिलते हैं, तो ये एपोप्टोसोम हेक्सामर होता है. ठीक है, सिंपल चीज़ देखो, एपोप्टोसिस में क्या होता है,
हम वो आगे जाके पढ़ने वाले थे। एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस में डिफरेंस होता है, ठीक है। नेक्रोसिस भी वन टाइप ऑफ सेल डिस्ट्रक्शन होता है। तो एपोप्टोसिस में एक्चुअली क्या होता है, एपोप्टोसिस में दो मेन फंक्शन होता है। एक होता है जो हम लोगों का जो न्यूक्लियस होता है, सेल का इंपॉर्टेंट क्या है, न्यूक्लियस है। अगर न्यूक्लियस टूट गया तो सेल रहेगा नहीं रहेगा। तो एपोप्टोसिस में वो न्यूक्लियस जो होता है वो क्रोमेटिन कॉन्डेंसेशन होता है, ठीक है। फिर क्रोमेटिन कॉन्डेंसेशन होके फिर वो जाके उसका जो सेल मेम्ब्रेन हम लोगों ने पढ़ा था ना फ्लूइड मोसेक मॉडल में, स्फिंगोमाइलिन करके होता है सेल मेम्ब्रेन, फिर वो ब्रेक डाउन होता है। तो वो न्यूक्लियस को ब्रेक डाउन करने के लिए एंडोन्यूक्लियस होता है, बाकी पार्ट को स्फिंगोमाइलिन, ठीक है, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए वो प्रोटीज होता है। दो एंजाइम्स होते हैं, मतलब दो सोचो, दो ये ये दोनों को क्या कहते हैं, एडवाइस देते हैं या फिर कमांड करते हैं कि तुम जाके उनको खत्म करो, उनको मारो। समझ में आया? तो इसका दो नाम एंडोन्यूक्लियस और प्रोटीज। ठीक है, ये जाके सेल को फ्रेगमेंट करेंगे। इतना तक समझ में आया? ये जाके न्यूक्लियस को तोड़ेगा, प्रोटीयस बाकी सेल मेम्ब्रेन इसको तोड़ेगा, ठीक है। हाँ, सेल को डिसइंटीग्रेट करेगा, बस। समझ में आया? एंडोन्यूक्लियस और प्रोटीयस। हाँ, सेल को तोड़ेंगे, एंडोन्यूक्लियस जाके न्यूक्लियर उसको क्रोमेटिन कॉन्डेंस करेगा, फिर उसको तोड़ेगा, फिर ये जाके उसको तोड़ के एपोप्टोटिक बॉडीज बनाएगा। हाँ हाँ, वही, वो जाके फ्रेगमेंट करके एपोप्टोटिक बॉडीज बनाते हैं। हो गया? इतना तक समझ में आ गया? अब ये हो गया इंट्रिंसिक, अब आएगा एक्सट्रिंसिक, ठीक है। इंट्रिंसिक मतलब अगर सेल के इंटरनल में कोई चेंजेस आया तो इंट्रिंसिक वे से जाएगा। अब एक्सट्रिंसिक के लिए क्या होगा, सपोज ये सेल मेम्ब्रेन है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, तो एक्सट्रिंसिक में क्या होता है, एक्सट्रिंसिक में अगर कोई बाहर से अगर कोई हमें इंड्यूस कर रहा है, बाहर से कैसे इंड्यूस कर सकते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल, ठीक है। जैसे कि हम लोग को पता है कि हम लोग का बॉडी में सेल डिवाइड हो रहा है, ठीक है। सेल माइटोटिक डिवीजन कर रहा है कि म्यूटिक डिवीजन कर रहा है हम लोग का बॉडी में सेल? म्यूटिक नहीं होता हम लोग के बॉडी में, हाँ, म्यूटिक नहीं होता हम लोग के बॉडी में, म्यूटिक नहीं होता है, हाँ। तो नॉर्मल बॉडी में माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, ठीक है। तो एनीवन हैविंग आइडिया व्हाट इज ट्यूमर और व्हाट इज कैंसर? नाम बहुत हम लोग बहुत सुना है, कैंसर, ट्यूमर। एक्चुअली होता क्या है ट्यूमर और कैंसर? हाँ, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी। तो ऐसे समझ लो कि दो सेल है, ठीक है, वो दोनों का कॉन्टैक्ट इनहिबिशन है। अगर ये इसको ज़्यादा बढ़ गया तो वो उसको इंड्यूस करेगा बाहर से। अब ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन हट गया, मतलब तो अभी अगर इसको इंड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है, मतलब सेल डिस्ट्रक्शन को इंड्यूस नहीं कर सकता। तो एक्सट्रिंसिक पाथवे में दो चीज़ जो आता है वो होता है फास्ट लाइगेंड करके एक नाम होता है, फास्ट लाइगेंड, और एक होता है TNF। TNF स्टैंड्स फॉर ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। वो आगे जाके तुम लोग पढ़ोगे। TNF ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, वो आगे जाके तुम लोग पैथोलॉजी में पढ़ोगे। इट इज़ ए कैंसर प्रोटेक्टिव जीन, ठीक है। तो वो कैंसर होने से बचाता है। जब इस जीन का मतलब जब इस चीज़ का फंक्शन कम हो जाता है तो वो जाके अल्टीमेटली कैंसर को मतलब इट कॉजेस कैंसर, ओके। तो ये दोनों क्या होता है, ये दोनों एक्सट्रिंसिक पाथवे में आते हैं, फास्ट लाइगेंड और TNF अल्फा, ठीक है। ये दोनों के लिए हमारे सेल में दो रिसेप्टर होते हैं, एक होता है फास्ट लाइगेंड रिसेप्टर और एक होता है TNF रिसेप्टर, ठीक है। क्योंकि अगर ये दोनों अगर सोचो की है तो इनके लिए कोई ताला भी होना चाहिए, लॉक इन की हाइपोथेसिस। अगर इसके लिए मतलब ये अगर कोई चीज़ है उसको मतलब रिसीव करने के लिए भी कोई होना चाहिए, तो हम लोगों के पास है TNF एंड फास्ट L रिसेप्टर, ठीक है, मतलब फास्ट लाइगेंड रिसेप्टर। समझ में आया? फिर ये दोनों जाके क्या करते हैं, जब ये और इसका जब कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जब ये भी आ गया मतलब ये भी सीक्रेट हो गया, फिर इसको इसका रिसेप्टर मिल गया, ठीक है। फिर रिसेप्टर मिलने के बाद ये दोनों मिलके सिग्नल भेजते हैं और बनाते हैं फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन, फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन, ठीक है। सिंपल नाम बहुत
कॉम्प्लेक्स है, सिंपल में ये समझ लो कि फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन मतलब ये सब रिसेप्टर और लाइगेंड मिलके एक कॉम्प्लेक्स यूनिट बनाता है, खत्म। फिर ये जाके देखो हो गया, जीन का काम हो गया। अब जीन किस में कन्वर्ट होगा, प्रोटीन या फिर एंजाइम्स में। फिर वो जाके अपना खुद का वो इनिशिएटिंग कैस्पेस बनाता है, उसका इनिशिएटिंग कैस्पेस अलग होता है। इसका इनिशिएटिंग कैस्पेस होता है 8 और 10। इंट्रिंसिक में क्या था इनिशिएटिंग कैस्पेस 9 था, इसमें है 8 और 10। तुम लोग ऐसे इसको याद रख सकते हो, देखो एक्सट्रिंसिक है ना, एक्सट्रिंसिक EX, E फॉर 8 और X तो 10 होता है रोमन में, ठीक है। तो वो याद रख सकते हो कि एक्सट्रिंसिक देखो E और 10, ठीक है। या फिर आधा 8 है तो इसको अगर पूरा करोगे तो 8 बन जाएगा और 10, ठीक है। तो 8 और 10 इनिशिएटिंग कैस्पेस हो गया इसका। इनिशिएटिंग कैस्पेस क्या करता है, किसको इंड्यूस करता है, एग्जीक्यूशनरी कैस्पेस को। तो बाकी सब सेम, बाकी एक्सटेंसिव पाथवे में बाकी सब जो होता है वो होता है सेम, ठीक है। समझ में आया। एग्जीक्यूशनरी कैस्पेस फिर उसका वही सेम पाथवे में चला जाता है। एग्जीक्यूशनरी कैस्पेस फिर वो जाके सेल को भेजेगा एंडोन्यूक्लियस और प्रोटियस, फिर उसको वो डिस्ट्रॉय कर देगा सेल को। समझ में आया, किसी को कोई प्रॉब्लम है। हाँ इधर से सेम है। एग्जीक्यूशनरी कैस्पेस फॉर बोथ ऑफ द इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे आर सेम, okay, 3, 6 and 7, but the initiating caspase for intrinsic and extrinsic are separate. For intrinsic pathway it's 9 and for extrinsic pathway it's 8 and 10, ठीक है। हो गया, किसी को कोई प्रॉब्लम है। तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि एपोप्टोसिस क्या होता है, एपोप्टोसिस कैसे होता है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर से होता है एपोप्टोसिस, कैसे होता है द प्रोसेस। नाउ व्हाट इज द नीड ऑफ एपोप्टोसिस, नीड क्या है एपोप्टोसिस का, हम व्हाट इज द नीड ऑफ एपोप्टोसिस, ज़रूरी क्यों है, नहीं होता तो क्या होता, अगर प्रोग्राम ही नहीं होता ऐसी नॉर्मल डेथ हो जाता तो, या फिर क्यों ज़रूरी क्यों है हम लोग के बॉडी में एपोप्टोसिस, एनीवन। हाँ ठीक है, तो ऑल एपोप्टोसिस बिकॉज ऑफ पैथोलॉजिकल ना, नो इट्स नॉट। कभी कभार एपोप्टोसिस फिजियोलॉजिकल भी होता है, तो उसका दो नीड्स होता है, एक होता है फिजियोलॉजिकल और एक होता है पैथोलॉजिकल। आई होप यू आर फेमिलियर विद दिस, द मीनिंग ऑफ फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल, कि दोनों का मीनिंग क्या होता है। क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आता है तुम लोगों को, राइट द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ दिस डिजीज, ठीक है, वो आएगा तुम लोग का इंटरनल में या फिर प्री यूनिवर्सिटी में, क्योंकि कोई एक डिजीज़ दे देगा, जैसे कि पेप्टिक अल्सर, राइट द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द डिजीज़। तो ये क्या होता है, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल में डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है दोनों, तो डिफरेंस क्या होता है। ओके, एंड पैथोलॉजिकल, so physiological, as she shared, physiological is like normal, important for our body, that is normal how God has made us, and pathologically something is coming from outside and it is instigating us that you should change that way, okay। so simple example देखो, फिजियोलॉजी में, फिजियोलॉजिकल में एक होता है एम्ब्रायोजेनेसिस, ठीक है। हम लोग कहाँ से आए, हम लोग एम्ब्रायो से आए। Once upon a time we all were embryo, we all were zygote, then we turned into embryo, then we came into this earth, okay, to suffer। so embryogenesis में हम लोग का बॉडी में ऐसे बहुत सारे ऐसा स्ट्रक्चर्स होता है, जैसे कि हम लोग का वेव्ड फीट होता है, वेव्ड हैंड या फीट होता है, वो मछली जैसा होता है। तो हम वो मछली जैसा, हम एक्वामैन तो नहीं है, तो हमें तो नॉर्मल चाहिए, ठीक है। तो वही जो डिजेनरेट होता है वो कैसे होता है, एपोप्टोसिस से होता है, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल है जैसे हम लोगों ने क्लास 12 में आई गेस पढ़ा था, ठीक है, कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में जब प्रोलिफरेशन फेज होता है तो जो यूट्रस में जो एंडोमेट्रियम होता है वो ग्रो करता है टू नरिश द एम्ब्रायो, ठीक है, टू नरिश द जाइगोट। तो जब अगर उधर पे इम्प्लांटेशन नहीं हुआ तो उसको दे नीड टू गेट रीड ऑफ दैट एक्स्ट्रा लेयर और एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन एंड एक्स्ट्रा कुशनिंग, ठीक है। तो वो कैसे रिजनरेट होता है, वो होता है एपोप्टोसिस, थ्रू प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस, ठीक है। फिर दूसरा है रिग्रेशन ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू आफ्टर लैक्टेशन,
क्या है? रिग्रेशन ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू आफ्टर लैक्टेशन, ड्यूरिंग लैक्टेशन, एंडोमेट्रियम रिग्रेशन या फिर रिग्रेशन, एंडोमेट्रियल टिश्यू रिग्रेशन, ठीक है। अरे वो रिग्रेशन, ठीक है, रिग्रेशन ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू आफ्टर लैक्टेशन, आर है, आर, यार है, आर ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू आफ्टर लैक्टेशन, समझा रहा हूँ। रिग्रेशन मीन्स ऐसा समझ लो कि साइज में छोटा होना या फिर अपना जो मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल है उससे कम हो जाना, ठीक है। एग्रेशन मीन्स लाइक यू आर परफॉर्मिंग मोर देन योर, लाइक यू आर गिविंग एवरीथिंग। रिग्रेशन इज लाइक मेरे को कुछ नहीं करना है, सिंपल, ठीक है। तो रिग्रेशन ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू आफ्टर लैक्टेशन, ड्यूरिंग लैक्टेशन क्या होता है, ब्रेस्ट टिश्यू में प्रोलिफरेशन होता है ताकि they need milk, the kid need milk, so it proliferates, it secretes milk. अब लैक्टेशन पीरियड खत्म हो गया, अब उसका कोई ज़रूरत है नहीं है, तो वो रिग्रेस करता है, वो अपना काम नहीं कर, मतलब काम नहीं करता, वो साइज मतलब वट एवर इट वॉज प्रोलिफरेटेड इट केम बैक टू इट्स नॉर्मल फिजियोलॉजी। तो ये होता है रिग्रेशन, ठीक है। आफ्टर लैक्टेशन, मेंस्ट्रुएशन में जब इम्प्लांटेशन नहीं होता है तो उसका वो, और एक होता है वो होता है इस्थमास डिजेनरेशन। तो नॉर्मली जब बच्चा छोटा होता है, ठीक है, उसका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता है, तो इस्थमास होता है जो उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। फिर एज वी ग्रो अप वो इस्थमास धीरे धीरे डिजेनरेट हो जाता है। तो ये होता है फिजियोलॉजिकल एग्जांपल ऑफ एपोप्टोसिस, ठीक है। अब पैथोलॉजिकल में देखो, देखो फिजियोलॉजिकल हो गया, अब पैथोलॉजिकल में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एल्जाइमर या पार्किंसन डिजीज से, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें एपोप्टोसिस बढ़ जाता है जिसके कारण जो न्यूरॉन या फिर ब्रेन सेल है वो डैमेज हो जाता है, तो दैट कॉजेज एल्जाइमर्स डिजीज एंड पार्किंसन डिजीज। यू विल रीड अबाउट दैट पार्किंसन डिजीज in your I hope in the second internal, after second internal, okay, in that brain CNS part you will read about Parkinson disease. So in Parkinson disease or in Alzheimer disease there is degeneration or the destruction of the neuron cells that causes this disease, ठीक है। फिर regression of prostate after orchiectomy, ठीक है। तो if अगर किसी का कोई पैथोलॉजी की वजह से उसके जो टेस्टिस है उसको अगर काट देते हैं, मतलब उसको अगर रिमूव कर देते हैं सर्जिकली, तो जो मेन प्रोस्टेट ग्लैंड होता है वो भी रिग्रेस कर जाता है। सो दिस इज पैथोलॉजिकल एपोप्टोसिस, ठीक है। फिर रिजेक्शन ऑफ ग्राफ्ट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट, अगर किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, ठीक है, तो नॉर्मली ऑर्गन ट्रांसप्लांट में हमेशा ऐसा नहीं होता है कि जो होता है वो बॉडी उसको एक्सेप्ट करता है, होता है ना फॉरेन बॉडी को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। तो वही जो फॉरेन बॉडी को एज ए फॉरेन, अगर किसी को सपोज लीवर ट्रांसप्लांट किया तो किसी दूसरे का लीवर है, जब हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं, हम लोग ऐसे ब्लड ट्रांसफ्यूज कर देते क्या, जब आसपास में जो मिला उसका खून ला के डाल दो, नहीं करते हैं ना। हम लोग ब्लड ग्रुपिंग करते हैं, एबीओ मैचिंग करते हैं, क्यों करते हैं, ताकि बॉडी उसको एज ए फॉरेन उसको ट्रीट ना करे, ठीक है। तो सेम जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट में जो रिजेक्शन होता है वो एपोप्टोसिस के थ्रू ही होता है। और एक होता है केमोथेरेपी इंड्यूस्ड ट्यूमर सेल डिस्ट्रक्शन। हम लोगों ने कैंसर का ट्रीटमेंट हम लोगों को पता है, हम लोग अगर लाइक इफ़ वी हैव हैड डिस्कशन विद एनी ऑफ members or any of your friend or their family members, if someone is having the tumor, we have heard about the term chemotherapy, they are undergoing chemo,
ओके, सो कीमोथेरेपी में जो हाउ द ट्यूमर सेल्स आर गेटिंग डिस्ट्रॉयड, इट इज थ्रू द एपोप्टोसिस। ठीक है, समझ में आया? तो ये हो गया व्हाट इज द नीड ऑफ एपोप्टोसिस। ठीक है, अब हाउ वी विल बी डिटेक्ट एपोप्टोसिस। हाउ विल वी डिटेक्ट एपोप्टोसिस? बॉडी में एपोप्टोसिस हो रहा है, अब कैसे ना कैसे तो उन लोगों को पता चला कि बॉडी में ऐसा कुछ है। अब उनको कैसे पता चला कि वो मतलब ऐसे हुआ या फिर एपोप्टोसिस हो रहा है? जैसे कि बहुत सारे पैथोलॉजी में एपोप्टोसिस हो रहा है, अब उनको कैसे पता चला? जिसने भी डिस्कवर किया होगा, किसी ना किसी ने तो किया, अब उनको कैसे पता चला होगा? ऐसे तो सो रहा था, दिमाग में तो नहीं आया कि हाँ मेरे बॉडी में एपोप्टोसिस हो रहा है। ठीक है, ऐसे नहीं हुआ हुआ, तो उसको कैसे डिटेक्ट करते हैं? या फिर सपोज तुम्हारे बॉडी में सोचो एबनॉर्मल एपोप्टोसिस हो रहा है, ठीक है, तो अब तुम्हारे सपने में तो आएगा नहीं कि मेरे बॉडी में एबनॉर्मल एपोप्टोसिस हो रहा है, तो अब कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए कुछ मेथड्स होता है, जैसे कि टनल स्टेनिंग होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, HND स्टेनिंग होता है, ये सिंपल 3 नाम है। ठीक है, बुक्स में और भी है, पहले ये 3 सीख लो और उसके बाद याद रहता है तो इट्स वेरी गुड। टनल स्टेनिंग या टनल स्टेनिंग या फिर टनल ऐसे भी कहते हैं उसको, टनल ऐसे। इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस लाइक अगर DNA फ्रेगमेंटेशन होता है तो इलेक्ट्रोफोरेसिस से हमें पता चल सकता है। HND स्टेनिंग, हेमाटॉक्सिलिन एंड यूसिलिन स्टेनिंग। ठीक है, तो इससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमारे बॉडी में एपोप्टोसिस हो रहा है। इफ ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज, however it is if it is linked to apoptosis, then through this test or through this procedures we can detect that it's because of apoptosis. ठीक है, कुछ कुछ कंडीशन जहाँ पे एपोप्टोसिस कम हो जाता है, जैसे कि कैंसर या ऑटोइम्यून डिजीज। ओके, कैंसर में एपोप्टोसिस कम हो जाता है, इसके लिए देयर इज एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल्स। एंड कुछ कुछ जगह पे जहाँ पे एपोप्टोसिस इंक्रीज हो जाता है, जैसे कि अल्जाइमर्स डिजीज। ठीक है, उसमें क्या होता है, एपोप्टोसिस बढ़ जाता है जिसके कारण ब्रेन का न्यूरॉन डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसके कारण में ये अल्जाइमर्स डिजीज होता है। ये नाम तो लाइक वी हैव हर्ड दिस टर्म इन मेनी फिल्म्स, आई गेस सुना तो होगा हम लोगों ने बहुत सारे फिल्म में, अल्जाइमर्स डिजीज और कैंसर और ऑटोइम्यून डिजीज। ठीक है, हाँ, डायमेंशिया तो कुछ नहीं होता, डिमेंशिया होता है। हाँ, तो तू पढ़ के मेरे को बता। मैं इतना बोल सकता हूँ कि ये दोनों सेम नहीं, एक सिम्टम एक सिम्टम होता है, दूसरा डिजीज होता है। ठीक है, नाउ यू विल नेक्स्ट क्लास यू विल टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए साइन, सिम्टम एंड ए डिजीज। तो हम लोगों ने आज क्या पढ़ा? एपोप्टोसिस क्या होता है, व्हाट इज द नीड ऑफ एपोप्टोसिस, व्हाट आर द 2 टाइप्स, व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ एपोप्टोसिस, these are the 2 ways of apoptosis, not 2 types of apoptosis. ये एपोप्टोसिस का टाइप होता है, ये पढ़ाया मैंने इतने देर तक। What are the types of apoptosis? हाँ, these are the 2 types. These are the type of apoptotic genes. These are the consequences of apoptosis. फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल। क्या फायदा हुआ मेरे को इतना वो स्टोरी जैसा सुनाने का, कुछ याद ही नहीं है तुम लोगों को। तो व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ एपोप्टोटिक जीन्स? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एपोप्टोटिक जीन्स? हाँ हाँ, एंटी एपोप्टोटिक एंड सेंसर्स। हाँ, प्रो एपोप्टोटिक जीन्स, एंटी एपोप्टोटिक जीन्स। I have written also here genes. Pro-apoptotic, anti-apoptotic genes and sensors. What are the examples of pro-apoptotic genes?
हाँ और एंटी एपोप्टोटिक जीन्स. Okay, very good. And what were the executionary caspases in intrinsic pathway? बिना देख के बोलेगा अभी. Executionary caspase 9. Okay. कोई और executionary caspase? Okay. Initiating caspase in extrinsic pathway? 9. वही करना तो एग्जाम में वही लिख के आना. ठीक है. तो and what was the initiating caspase in intrinsic pathway? 9. इनिशिएटिंग एक, इंट्रिंसिक में एक होता है 9. एक्सट्रिंसिक में बोला था ना, एक्सट्रिंसिक E फॉर 8 एंड X फॉर 10. एक्सट्रिंसिक 2 होता है इसमें. इनिशिएटिंग कैस्पेस. एंड व्हाट आर द वेज टू नो देयर इज एपोप्टोसिस? HND स्टेनिंग, टनल स्टेनिंग एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस. ठीक है, इतना तक क्लियर है? याद रहेगा? एग्जाम तक याद रहेगा? नहीं रहेगा, नहीं रहेगा. पढ़ना है, ठीक है, वो रूम पे जाके पढ़ना है. और एक चीज़, वो डिफरेंस आ सकता है एग्जाम में. ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस? डिफरेंस बिटवीन एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस. ठीक है, तो इट्स ऑल्सो ए वे ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ द सेल्स. ठीक है, तो जैसे ये जेनेटिकली प्रोग्राम्ड होता है, ये अनप्रोग्राम्ड होता है. ठीक है, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो इन दोनों को डिफरेंशिएट करता है उसे हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन या फिर इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस. नाउ व्हाट इज इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस? व्हेन यू विल गो टू सेकेंड ईयर, व्हेन यू विल हैव pathology in your subject, when you will have pathology, the first thing that you will learn is that inflammation. Okay, so inflammation is like suppose हम सबको कभी ना कभी पिंपल हुआ है, या फिर कभी ना कभी किसी ने someone punched into your face. ठीक है, तो क्या होता है जब पंच करते हैं तो एज ए नॉर्मल सेल उसमें कोई ट्रॉमा आता है. ठीक है, फिर वो उसको हील करने के लिए हीलिंग प्रोसेस होता है. ठीक है, तो वो एज ए फॉरेन एक स्टिमुलस होता है, तो उसको काउंटर करने के लिए इन्फ्लेमेशन होता है. सो इन्फ्लेमेशन में रेडनेस. ठीक है, इट्स लाइक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस. ओके, यू विल लर्न इन सेकेंड ईयर मोर अबाउट दिस इन्फ्लेमेशन. ओके, इसमें बहुत सारे मीडिएटर्स आएंगे. ठीक है, फिर अगर इन्फेक्शन हुआ तो क्या होता है, हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम उसको आइडेंटिफाई करता है, फिर उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज या फिर मैक्रोफेजेस को प्रिपेयर करता है, फिर उसको जाके उसको डिस्ट्रॉय करता है. तो इट्स नोन एज इन्फ्लेमेशन. नेक्रोसिस जो होता है वो हमारा इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होता है. एपोप्टोसिस हमारा इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस नहीं होता है. ये एक डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में. दूसरा होता है कि नेक्रोसिस में जो होता है, नेक्रोसिस में बहुत सारा लाइक कैरियोलाइसिस होता है. कैरियोलाइसिस इट्स लाइक डिस्ट्रक्शन ऑफ न्यूक्लियस. ठीक है, फिर साइटोप्लाज्म जो है उसका भी डिस्ट्रक्शन होता है. ठीक है, लेकिन एपोप्टोसिस में सिर्फ क्रोमेटिन कॉन्डेंसेशन होता है. पहले क्या होता है, पहले क्रोमेटिन कॉन्डेंसेशन होता है, फिर वो साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स हो जाता है, फिर वो एपोप्टोटिक बॉडीज बनाता है. सपोज देखो एक सिंपल चीज, सपोज ये एक सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है. ठीक है, ये दूसरा सेल है, कोई मुझे बता सकता है कौन सा एपोप्टोसिस है और कौन सा नेक्रोसिस है? Can anyone tell me which one of this, like any like a guess answer, which one of this is apoptosis and which one of this is necrosis? Huh? First one is, second one is Q. हाँ, वेरी गुड. यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो रहा है. देखो इन्फ्लेमेशन का एक साइन होता है कि इट्स देयर इज ए इंक्रीज इन द साइज. ओके, सो यू कैन सी दैट सेल का साइज इंक्रीज हो गया.
ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का नेक्रोसिस, इधर पे श्रिंकेज हो गया, ये हो गया एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस में क्या होता है, जो न्यूक्लियस में हम लोग पढ़े थे ना, लाइक न्यूक्लियस में डीएनए होता है, इसमें क्रोमेटिन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रोमेटिन का कॉन्डेंसेशन होता है, क्रोमेटिन का कॉन्डेंसेशन होके वो साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स हो जाता है, साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स होके वो एपोप्टोटिक बॉडीज बनाता है, इसे हम कहते हैं एपोप्टोटिक बॉडीज। फिर एपोप्टोटिक बॉडीज को हम लोगों का द स्कैवेंजर, जिसे हम कहते हैं मैक्रोफेज, मैक्रोफेज आके उसको खा जाता है, उसको बॉडी से हटा देता है। हाँ, नेक्रोसिस इज एन इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस, ठीक है, वो मैक्रोफेज आके उसको हटा देता है। अब नेक्रोसिस में एक चीज होता है इन्फ्लेमेशन, इसके कारण में इन्फ्लेमेशन इट्स लाइक ए व्हाट टू से मींस डिफेंस टाइप ऑफ थिंग, ओके। तो इसमें जो यूजोनोफिलिक काउंट बढ़ जाता है, यूजोनोफिलिक काउंट या फिर यूजोनोफिल बढ़ जाता है, ठीक है, यूजोनोफिल बढ़ जाता है। फिर वो उसका न्यूक्लियस का डीएनए का लाइसिस होता है, क्रोमेटिन का लाइसिस होता है, साइटोप्लाज्म का लाइसिस होता है, फिर ये दोनों फिर उसको मैक्रोफेज आके उसको एनगल्फ कर लेता है, ठीक है। ये होता है बेसिक डिफरेंस बिटवीन एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। ये एक डिफरेंस आ सकता है फिजियोलॉजी में, राइट द डिफरेंस बिटवीन एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। ये कुछ पॉइंट्स लिखना है और अगर डायग्राम ड्रॉ कर पाओ तो बहुत ही शानदार है, ठीक है, समझ आया। हम लोगों ने जो पढ़ा इन द फॉर्म ऑफ स्लाइड्स, ठीक है, सबको आइडिया क्लियर है ना एपोप्टोसिस क्या होता है। लाइक जब घर में जाके पढ़ोगे मतलब कुछ तो रहेगा ना दिमाग में। तो एपोप्टोसिस ए फॉर्म ऑफ प्रोग्राम सेल डेथ, ये देख लिया। तो फिजियोलॉजिकल रोल लाइक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, इम्यून रेगुलेशन, टिश्यू हेमोस्टेसिस, रिमूवल ऑफ डैमेज और इन्फेक्टेड सेल, ठीक है, वो नॉर्मली पैथोलॉजी में आता है, इन्फेक्टेड सेल अगर होता है तो थ्रू वायरल इन्फेक्शन से। सो मॉर्फोलॉजिकल सेल श्रिंकेज, क्रोमेटिन कॉन्डेंसेशन, मेम्ब्रेन ब्लेबिंग, वही मेम्ब्रेन ब्लेबिंग होके एपोप्टोटिक बॉडीज बनता है, जिसको फेगोसाइटोसिस लाइक मैक्रोफेज आके फेगोसाइटोसिस बाय मैक्रोफेजेस विदाउट इन्फ्लेमेशन। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो एमसीक्यू में भी पूछ सकता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डजंट शो इन्फ्लेमेशन, तो उधर पे लिखना है एपोप्टोसिस। सो बायोकेमिकल फीचर, एक्टिवेशन ऑफ कैस्पेसेस, डीएनए फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। Two main pathways, extrinsic pathway and intrinsic pathway, both converge on caspase activation. Here caspase activation mean कौन सा, initiating caspase या executionary caspase, किसमें, extrinsic और intrinsic pathway किसमें आके converge करता है, कौन से step पे आके converge करता है। intrinsic और extrinsic pathway का common steps क्या होता है, executionary caspase, very good. What are the executionary caspase for extrinsic pathway and what are the intrinsic initiating caspase for intrinsic pathway? Very good. So extrinsic pathway, intrinsic pathway, हम लोगों ने वो एकदम आराम से एकदम इजी तरीके से समझ लिया कैसे होता है। इनिशिएटर कैस्पेस 8 और 9, 8 किसका होता है, एक्सट्रिंसिक का होता है, 10 नहीं लिखा मैं, 3, 6, 7 वो हर में सेम होता है, ठीक है। 8 और 10, 9 नहीं होता इंट्रिंसिक पाथवे में, 9 नहीं होता इंट्रिंसिक में, 10 वो तुम लोग बोलोगे, उसके लिए नहीं लिखा मैं। ये वही जीन्स, प्रोएपोप्टोटिक एंटी एपोप्टोटिक जीन्स, एपोप्टोसिस वर्सेस नेक्रोसिस। एपोप्टोसिस इज प्रोग्राम, नॉन इन्फ्लेमेटरी, नेक्रोसिस इज एक्सीडेंटल एंड इन्फ्लेमेटरी, ठीक है। डिटेक्शन, टनल एसे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी या फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस, एनेक्सिन 5 स्टेनिंग, ठीक है, ये लिख सकते हो। अगर तुम लोगों को ये वाला लिखना है तो लिख सकते हो। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस हम लोगों ने पढ़ लिया था कि कैंसर में डिक्रीज हो जाता है एपोप्टोसिस, ऑटो इम्यून डिजीज में भी डिक्रीज हो जाता है, न्यूरो डिजेनरेशन में एपोप्टोसिस इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। टारगेट फॉर थेरापेटिक इंटरवेंशन, कैंसर सेल को हम लोग थ्रू कीमोथेरेपी जो डिस्ट्रॉय करते हैं वो थ्रू द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस होता है, ठीक है। सो कंक्लूजन, एपोप्टोसिस इज ए फाइनली ट्यून प्रोसेस बैलेंसिंग सेल सर्वाइवल एंड डेथ। अगर उसमें कोई डिसरेगुलेशन हुआ, ठीक है, तो वो वेरियस पैथोलॉजीज लाइक एल्जाइमर डिजीज, ऑटो इम्यून लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिजीज, मेकिंग इट ए क्रिटिकल फोकस इन मेडिसिन।
सो व्हाट इज मेडिसिन? मेडिसिन इज नथिंग बट एक्चुअली ये इंटीग्रेशन ऑफ फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी। ठीक है, फिजियोलॉजी मीन्स नॉर्मल प्रोसेस, उसमें अगर कोई चेंजेस हुआ तो वो क्या होता है? वो होता है पैथोलॉजिकल होता है, जिसको मेडिसिन ट्रीट करता है थ्रू फार्माकोलॉजी। ठीक है, तो अभी अगर किसी को लग रहा है कि हम लोग फिजियोलॉजी क्यों पढ़ रहे हैं, तो ये समझ लो कि फिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर फिजियोलॉजी नहीं पढ़ोगे तो पैथोलॉजी नहीं समझोगे, पैथोलॉजी नहीं समझोगे तो मेडिसिन सर के ऊपर से जाएगा। ठीक है, समझ में आया?